नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दौर की जिसने हमारे इतिहास की दिशा ही बदल दी। सोचिए, 300 से भी ज्यादा सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत एक बेहद दिलचस्प और ड्रामेटिक साम्राज्य के इर्द गिर्द घूमती रही। 1206 से लेकर 1526 तक मुट्ठी भर सुल्तानों ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए नया कर दिया। खिलजी की आक्रामक सैन्य रणनीतियों से लेकर तुगलक के उन अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स तक इस दौर ने वाकई बहुत कुछ देखा है। तो चलिए दिल्ली सल्तनत के उसी रहस्यमयी और खूनी इतिहास की गहराई में चलते हैं। इस पूरे 320 साल के विशाल ऐतिहासिक महाकाव्य को आसानी से समझने के लिए हम इस सफर को 5 अलग-अलग पड़ावों में तय करेंगे। सबसे पहले दिल्ली का आकर्षण, फिर गुलामों का युग, उसके बाद खिलजी वर्चस्व, फिर तुगलक के प्रयोग और अंत में पानीपत के मैदान में इसका अंतिम पतन। अगर हम टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो ये कहानी 1206 में गुलाम वंश के साथ शुरू होती है। इसके बाद 1290 में आता है खिलजी वर्चस्व, 1320 में तुगलक वंश, 1414 में सैयद वंश, 1451 में शुरू हुआ लोदी वंश और आखिरकार 1526 में जाकर इस पूरी सल्तनत का पतन हो जाता है। 320 वर्ष ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इतना बड़ा और प्रभावशाली युग है जिसने हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, वास्तुकला और यहाँ तक कि सैन्य संरचना को पूरी तरह से एक नया आकार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, दिल्ली का आकर्षण, अंतिम सिंहासन। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सारा संघर्ष इसी एक शहर के लिए क्यों था। कभी सोचा है आपने कि हर विजेता के लिए दिल्ली ही सबसे बड़ा इनाम क्यों थी? मतलब गुलामों से लेकर मंगोलों तक और बाद में मुगलों तक, हर कोई इसी एक जगह पर कब्जा करने के लिए इतना जुनूनी क्यों था? सत्ता की इस भूख में एक बेटा अपने पिता तक की हत्या करने से पीछे नहीं हटता था। आखिर क्यों? इसका सीधा सा जवाब दिल्ली की रणनीतिक लोकेशन में छिपा है। देखिए, राजपूतों और चौहानों के समय से ही दिल्ली एक बहुत ही अमीर व्यापारिक केंद्र बन चुका था। देश भर के व्यापारी यहाँ आते थे और सबसे बड़ी बात, राज्य के सारे सिक्के यहीं ढाले जाते थे। तो गणित बिल्कुल साफ था, जो दिल्ली पर कब्जा करेगा वो पूरे उपमहाद्वीप के व्यापार, खजाने और प्रशासन के दिल पर सीधा कंट्रोल करेगा। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, गुलामों का युग यानी ममलूक वंश, जो 1206 से 1290 तक चला। 1206 में मोहम्मद गोरी की मौत के बाद उनके सबसे वफादार गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की नींव रखी। ऐबक इतना दानवीर था कि लोग उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहते थे। इस दौर की सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? ये कि कैसे 40 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप पूरी सल्तनत को कठपुतली की तरह नचाने लगा था। दरअसल सुल्तान इल्तुतमिश ने प्रशासन चलाने के लिए 40 वफादार गुलाम सरदारों की एक परिषद बनाई थी, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी कहा गया। लेकिन समय के साथ यही परिषद असली किंग मेकर बन गई, जो तय करती थी कि तख्त पर कौन बैठेगा और कौन नहीं। इल्तुतमिश की एक और मास्टर स्ट्रोक रणनीति थी, इक्ता प्रणाली। अब सोचिए, उस जमाने में न तो फोन थे और न ही मॉडर्न कम्युनिकेशन, तो इतने विशाल साम्राज्य को सीधे कंट्रोल करना तो नामुमकिन था। इसलिए इल्तुतमिश ने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे इक्ता में बांट दिया और हर इक्ता का एक इक्तादार बना दिया। वही वहां का टैक्स वसूलता और कानून व्यवस्था संभालता। अप्रत्यक्ष नियंत्रण का ये एक कमाल का मॉडल था। अगर हम इस पूरे कालखंड को ध्यान से देखें तो सत्ता का एक बड़ा ही अनोखा सा बैलेंस नजर आता है। जब भी कोई सुल्तान मजबूत होता तो उलेमा यानी धार्मिक गुरु और चहलगानी जैसे सरदार अपने आप कमजोर पड़ जाते। लेकिन जैसे ही कोई कमजोर सुल्तान गद्दी पर बैठता, ये गुट तुरंत हावी हो जाते और पूरा प्रशासनिक कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते। इस गुलाम युग में एक से बढ़कर एक दिलचस्प हस्तियां हुईं। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से उठाकर सीधे दिल्ली शिफ्ट कर दिया। फिर आई रजिया सुल्तान, मध्यकालीन भारत की पहली और इकलौती महिला शासक, जिन्होंने दरबार में पुरुषों के कपड़े पहनकर उस दौर के सारे जेंडर नॉर्म्स तोड़ दिए। और फिर एंट्री होती है बलबन की। बलबन ने सत्ता पर पूरी पकड़ बनाने के लिए उन 40 सरदारों के गुट को ही जड़ से खत्म कर दिया। उसने खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया घोषित किया और सिजदा जैसी प्रथाएं शुरू की, जहां सुल्तान के सामने झुकना एकदम अनिवार्य था। इसके बाद हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, खिलजी वर्चस्व, महत्वाकांक्षा और विस्तार। ये वंश 1290 से 1320 तक चला।
इसकी शुरुआत तो जलालुद्दीन खिलजी की थोड़ी नर्म नीतियों के साथ हुई थी, लेकिन जल्द ही उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता हथिया ली और फिर शुरू हुआ एक बेहद क्रूर सैन्य विस्तार का दौर। अलाउद्दीन एक ऐसा शासक था जिसने खुद को दूसरा सिकंदर मान लिया था। अपने साम्राज्य को फैलाने और सुरक्षित रखने के लिए उसने भारत की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी यानी स्थायी सेना खड़ी कर दी। इसी विशाल सेना के दम पर उसने खतरनाक मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक भारत के बाहर ही रोक दिया। उसका सेनापति मलिक काफूर तो लड़ते लड़ते दक्षिण भारत तक पहुंच गया और वारंगल से मशहूर कोहिनूर हीरा भी लूट लाया। इस पूरे अभियान को फंड करने के लिए अलाउद्दीन ने बहुत ही कड़े टैक्स और सख्त नियम लागू किए। अब जाहिर सी बात है, इतनी विशाल सेना पालना किसी भी खजाने को खाली कर सकता था, और यहीं काम आया अलाउद्दीन का दिमाग। उसने बाजार में सुई से लेकर हाथी तक हर चीज की कीमतें फिक्स कर दी, ताकि सैनिक कम वेतन में भी आराम से गुजारा कर सकें। साथ ही करप्शन रोकने के लिए घोड़ों पर दाग लगाने और सैनिकों का चेहरा रजिस्टर करने की शुरुआत की गई। तो ये जो मार्केट रिफॉर्म्स थे ना, ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं था, बल्कि एक जीनियस मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, तुगलक के प्रयोग और विनाश। 1320 से 1414 तक चले इस सबसे लंबे राजवंश के दौरान दिल्ली सल्तनत भौगोलिक रूप से अपने बिल्कुल पीक पर थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में यही सल्तनत एक भयानक प्रशासनिक आपदा का शिकार भी हो गई। इतिहासकार अक्सर मोहम्मद बिन तुगलक को एक पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। उसके आइडियाज बहुत ही क्रिएटिव थे, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उत्तर और दक्षिण दोनों पर एक साथ राज करने के लिए उसने राजधानी ही दिल्ली से महाराष्ट्र के दौलताबाद शिफ्ट कर दी, लेकिन वहां पानी की इतनी किल्लत हुई कि उसे वापस लौटना पड़ा। फिर चांदी की कमी से निपटने के लिए उसने पीतल और तांबे के टोकन सिक्के चला दिए। नतीजा, हर घर में नकली सिक्के छपने लगे और पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मौत पर इतिहासकार बदायूनी की एक बड़ी मशहूर टिप्पणी है। सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये एक लाइन उस पूरे दौर की अराजकता और निराशा को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। उसके इन प्रयोगों ने एक पीक पर बैठी सल्तनत को पूरी तरह से दिवालिया कर दिया था। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर आया तो उसे विरासत में एक पूरी तरह से बर्बाद अर्थव्यवस्था मिली। सत्ता में टिके रहने के लिए उसे भारी दबाव में काम करना पड़ा। उसने खुद को बचाने के लिए वही पुराना शक्ति संतुलन का खेल खेला। धार्मिक उलेमाओं को खुश करने के लिए जजिया टैक्स लगा दिया और सरदारों को शांत करने के लिए एकता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया। ये सब महज एक तुष्टीकरण की नीति थी। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, अंतिम पतन, सैयद और लोदी राजवंश। दरअसल 1398 में तैमूर के भयानक आक्रमण ने दिल्ली को खंडरों में तब्दील कर दिया था। इस हमले ने सल्तनत की कमर तोड़ दी और आने वाले कमजोर राजवंशों के लिए रास्ता साफ कर दिया। तैमूर के बाद जो सैयद वंश आया वो काफी कमजोर था। उसके बाद सत्ता लोदी वंश के हाथ में आई, जो भारत के पहले अफगान शासक थे। इनमें सबसे काबिल था सिकंदर लोदी। उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। साल 1504 में उसने आगरा नाम का एक नया शहर बसाया और सत्ता का केंद्र दिल्ली से हटाकर वहीं ले गया। इस 320 साल के ड्रामे का क्लाइमैक्स होता है 1526 में पानीपत के पहले युद्ध के मैदान में। एक तरफ था आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसके पास एक भारी भरकम सेना तो थी, लेकिन वो इतना घमंडी था कि उसके अपने ही सरदार उससे नफरत करते थे। और दूसरी तरफ था बाबर, जिसे खुद लोदी के ही बागियों ने न्योता देकर बुलाया था। बाबर के पास मॉडर्न युद्ध नीतियां थीं और बेहद ताकतवर तोपें थीं, जिनके सामने लोदी की पुरानी सेना टिक नहीं पाई। अपनों के धोखे और पुरानी युद्ध शैली ने सल्तनत को हमेशा के लिए डुबो दिया। और बस 1526 में पानीपत के उस मैदान पर बाबर की जीत के साथ ही उस विशाल दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए सूर्यास्त हो गया, जिसने 3 सदियों तक राज किया था। इस एक घटना ने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और यहाँ से शुरू होता है एक नया दौर, मुगल साम्राज्य का दौर। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतिहास में सत्ता का खेल बड़ा ही नाजुक होता है, जहाँ एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद में अपनी राजधानी सफलतापूर्वक बसा लेता तो क्या होता? क्या आज भारत का राजनीतिक और भौगोलिक नक्शा बिल्कुल अलग नहीं होता?
ये इतिहास के उन अनसुलझे सवालों में से एक है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।